नमस्कार, राम भक्ति चैनल में आपका स्वागत है मैम। जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण रावत है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ पे महिला थानाध्यक्ष पे पोस्ट हूँ। मैम, आप इस क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मैं इस क्षेत्र में, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में हुई थी। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी आगरा में, आगरा कमिश्नरेट में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। वहाँ मैं एतमादपुर, हरी पर्वत और नाइकी मंडी थाने में भी रही। चौकी इंचार्ज बतौर भी मैंने वहाँ पे काम किया। कई जगह आपने मैंने काम किया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे झांसी में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो दोनों हम एक ही जगह पोस्टिंग चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपने आगरा से ट्रांसफ़र करवा के इसी 2023 में सितंबर में मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक महिला होते हुए आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? मैं आपको ये नहीं बताऊँ तो मैं शुरू में टीचर थी। मैंने 7 साल मैंने टीचिंग की है और टीचिंग के बाद मतलब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे फादर पुलिस में थे, तो मुझे यहाँ पे मैं आश्रित में मैं यहाँ पे भर्ती हुई हूँ। लेकिन मैं टीचर थी, मैं उसमें भी बहुत अच्छा कमा रही थी, अच्छा सब चीज़ चल रहा था। लेकिन 2012-13 में निर्भया कांड हुआ था। जी। तो उस समय ऐसा लगा कि लड़कियां सेफ नहीं हैं और हम कहीं पे भी हम साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं तो बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं समझा जाता है। तो अगर हम वर्दी में पहने तो हम अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और सेफ फील करते हैं। मैं आगरा में तो पोस्टिंग थी, लेकिन जब मैं छुट्टी जाती थी तो मेरी जो ट्रेन होती थी वो रात में होती थी। तो रात में हम लोग कभी बस से जाते थे, उत्तराखंड वगैरह बहुत दूर पड़ता था, तो वहाँ पे हम वर्दी पहन के जाते थे अपने घर में छुट्टी पर। तो खुद को फील होता था कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सेफ हैं। क्यों? क्योंकि हमने वर्दी पहन रखी है। तो ऐसा लगता था कि नहीं, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं और पुलिस फील्ड में जाना। निर्भया कांड के बाद मतलब आपको निर्भया कांड के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब पुलिस में जाना ठीक है, तो मैंने क्विट की अपनी टीचिंग और फिर पुलिस में आ गई। तो इस काफ़ी समय से आप समाज में अच्छे कार्य कर रही हैं और लगातार महिलाओं को जागृत भी कर रही हैं कि उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए, ताकि दूसरी महिलाएं भी अपने आप को और सामने जो लड़कियां हैं आज से जिस तरह से केस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को कैसे सेव कर सकती हैं, थोड़े से टिप्स आप दीजिए। बहुत सी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है जी, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं मालूम है। जब हम कोई हमारे पास कोई समस्या लेकर जैसे महिला थाने में कोई समस्या लेकर आती, तो हम कहते हैं कि आपने 112 नंबर पे क्यों नहीं कॉल की, आपने 1090 पे क्यों नहीं कॉल की, तो कहते हैं कि मैम हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो हमारा फर्स्ट ट्राई तो ये कि हमें सख्ती बनानी है जी, सख्ती कौन बने? महिलाओं सशक्तिकरण का एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर से, जिनके थ्रू हम लोगों को सशक्तिकरण के बारे में बताते हैं। पहला हेल्पलाइन नंबर है 1090। 1090 महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 और 181 ये दोनों ही महिला हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें महिलाएं बिना झिझक के अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। उन्हें एक दिक्कत ये आती है कि कहीं सामने कोई जिससे हम समस्या 1090 पे करेंगे, कहीं कोई पुरुष उसे फोन कर, तो वहाँ पे कोई डेडिकेटेड महिला ही कांस्टेबल रहेंगी जो उनकी समस्या को सुनेंगी। अगर वो चाहती है कि हमारी समस्या जो हमारा नाम है उसे गोपनीय रखी जाए, डिस्क्लोज ना हो, तो उसे डिस्क्लोज भी रखा जाता है। उसके बाद रिव्यू भी लिया जाता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया नहीं हो गया, उनसे पूछा भी जाता है। उसके बाद 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा लगता है कि बच्चों को कोई स्टॉक कर रहा है, लड़कियों को स्टॉक कर रहा है, आजकल स्कूल में कॉलेज में ऐसी समस्या आती है। बिल्कुल। तो 18 साल से छोटे को हमारे यहाँ बच्चा कहा जाता है। तो अगर कहीं भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई स्ट्रेंज पर्सन उनके पीछे लगा है, तो आप 1098 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये निःशुल्क नंबर है। और 108 हमारा एम्बुलेंस नंबर है। 102 हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रसव पीड़ा उनको होती है, लेबर पेन, तो उनके लिए 102 हेल्पलाइन नंबर है। वो इस नंबर पे फ़ोन करके उनको मेडिकल जो फैसिलिटी है उनको मिल सकती है। उसके अलावा 1076 है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है।
और जब इतने नंबर अब किसी को कोई ध्यान नहीं देता तो 112 नंबर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, तो उस नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर लड़कियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आज की जैसे कि कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, लेकिन मेरा मानना है कि कोई एक दिन महिला के लिए नहीं होना चाहिए। 365 के 65 दिन हमारी महिलाओं के लिए होने चाहिए, समर्पित उनके लिए होने चाहिए। वो अपना तन मन धन हर तरीके से, अपना परिवार, अपनी जो हर चीज़ में वो देती हैं, तो वो उनके लिए तो 365 दिन स्पेशल होने चाहिए। आपके परिवार ने इसमें इस यहाँ तक पहुँचने में आपका कितना सपोर्ट, कितना योगदान किया? नहीं, इसमें मेरी मम्मी का बहुत हाथ है, और अब अगर मैं आज यहाँ बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। जब मेरी नौकरी लगी थी तब मैं अनमैरिड थी। मैं सुबह रनिंग के लिए उठती थी तो उससे पहले मेरी माँ उठती थी, मेरी मम्मी पहले उठती थी, वो मुझे जगाती थी, तब हम लोग, क्योंकि पापा नहीं थे तो मेरी माँ का बहुत सपोर्ट था। परिवार तो ये कहते हैं कि पुलिस में नहीं जाना, सबकी सोच ये है कि पुलिस में नहीं जाना, लेकिन हमारी जो मम्मी थी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी लड़की चाहती हो जाएगी। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मेरे पापा भी हमेशा लड़कियों के ही फेवर में रहते थे, वो सपोर्ट करते थे। मेरा जबकि एक भाई है, छोटा है, वो इस समय एयरफोर्स में है और मैं पुलिस में हूँ। तो ये माना जाता है कि नहीं, लड़की की शादी कर दो, टीचिंग कर रही है, अच्छा है, उसके बाद शादी कर दो। तो लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, उसकी वो जब चाहेगी वो तब शादी करेगी, वो अगर वो पुलिस में जाना चाहती तो वो जाएगी। सपनों को पूरा करने में पूरी सहायता आपको परिवार से भी मिली है, और आपके हस्बैंड ने भी आपका पूरा सपोर्ट किया है। अब आफ्टर मैरिज हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी इसमें पोस्टिंग उदन थाने में बंगला चौक इंचार्ज है, लेकिन उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। और जब तक परिवार सपोर्ट ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो परिवार का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आज जो मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे आ जाती हूँ, रात में 8-9 बजे जाती हूँ, तो उसके कहीं ना कहीं जो मेरा परिवार है वो पीछे मुझे सपोर्ट करेगा। वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतनी ईजिली मैं नौकरी नहीं कर पाती, तो वो भी बहुत सपोर्टिव। बिल्कुल। तो बस एक हमारे युवा पीढ़ी को एक छोटा सा संदेश दीजिए कि वो भी आगे बढ़े और सफलता के कदम चूमें, और उनके जो भी सपने हैं वो अपने अधिकारों को जानकर उनको पूरा करने में आगे बढ़े। एक छोटा सा मैसेज हमारे विधानपति चैनल की तरफ से आप प्लीज़ दे दीजिएगा। आजकल क्या है, बच्चों के कंसंट्रेशन की दिक्कत है। आजकल बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। कामयाबी की 3 शर्तें होती हैं। पहला, आपका डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर, आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरी आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी कंपनी अच्छी है, अगर हम अच्छे लोगों की संगत में हैं, अगर हम अच्छी संगति के साथ साथ हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि हमें ये बनना है। ये मैं खुद पे, इसलिए मैं खुद भी इस चीज़ को, क्योंकि 8 तक मैं एवरेज स्टूडेंट में आती थी। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में गई तो मेरी एक स्टूडेंट जो थी वो मेरी कि मेरा नाम किरण था, उसका नाम नीति था, तो के बाद KLMN, तो वो मेरे पास बैठी और वो क्लास में टॉप करती थी। तो मैं उससे कहती थी कि यार तुम इतना पढ़ती हो, कितना पढ़ोगी तुम? तो कहती मुझे पढ़ने दो, और तुम्हें मेरे साथ रहना तो पढ़ो तुम भी, अदरवाइज रहने दो। लेकिन मेरी मजबूरी थी उसके साथ रहना। लेकिन मजबूरी कब मेरा इंटरेस्ट बन गई, उसके साथ पढ़ते पढ़ते मेरी 9th क्लास में मेरी 4th पोजीशन थी क्लास में, उसके साथ रहते हुए। क्लास 10 पे मैं 3rd टॉपर रही अपने कॉलेज की। फर्स्ट ईयर में मैं 2nd टॉपर रही और वो 1st टॉपर थी, और इंटर में वो 2nd टॉपर रही और मैं 1st टॉपर रही। तो मैं ये कहती हूँ संगति बहुत मायने रखती है कि हमारी संगति कैसी। ये आपका अनुभव है? ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, स्कूल कॉलेज, तो वहाँ ये होती है कि आपकी संगति बहुत जरूरी है। उसको बहुत चुनकर बनाना चाहिए, चुन के बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कहते हैं ना कि कभी कोई गलत काम होता है तो उसमें खून भी पीस जाता है गेहूं के साथ, तो बहुत जरूरी है। और आजकल का जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है तो उस हिसाब से कंपनी बहुत जरूरी है, अच्छी कंपनी बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त, कैसे लोग आपके साथ रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी बातें हमारे वेदांत चैनल के माध्यम से सभी तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच।